हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिकली इसके अंदर सेमीकंडक्टर फिज़िक्स भी रहेगी। सेमी कंडक्टर फिज़िक्स। अब बेसिकली बच्चों देखो, आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलेज पर बात करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला। ओके फाइन। न्यूमेरिकल्स हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फॉर्मूले समझाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। ठीक है। अब बच्चों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है, डिजिटल, एनालॉग, ठीक है, ओके। और सेमीकंडक्टर फिज़िक्स में पूरी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स भरी हुई है। ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए ज़रूरत है। ठीक है, जितना हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपके एग्ज़ाम से पर आती है, उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। सो बेसिकली मैं बहुत लोअर लेवल पर नहीं जाऊँगा, विल बी डायरेक्टली टॉकिंग। एंड हम यहाँ पढ़ाते हुए आपको कंसिडर कर रहे हैं कि आपको बेसिक नॉलेज थोड़ा बहुत पहले से है। ठीक है, बट अब क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ याद रखनी है, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे का सफ़र। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। ट्रांजिस्टर बेसिकली बच्चों दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन। अब देखो, जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होते हैं, ठीक है, उसमें दो जंक्शन होते हैं। सबसे पहला वाला पार्ट को हम कहते हैं एमिटर, दूसरा वाला पार्ट होता है बेस, और तीसरा वाला पार्ट होता है कलेक्टर। ठीक है, इसको पी एन पी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहला वाला पार्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर का होता है, फिर इसे बीच वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनाते हैं, और लास्ट वाला फिर से पी टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है, इसलिए इसे पी एन पी कहते हैं। एन पी एन ट्रांजिस्टर में भी क्या होता है, एमीटर बेस और कलेक्टर होता है। एमीटर बेस और कलेक्टर होता है। सबसे पहला वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, वह है आपका एन, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है। दूसरा वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारे पास दो ट्रांजिस्टर हैं। अब देखो, इनके सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके सिंबल्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, बाकी है बहुत इजी। देखो, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, आपने पढ़ा होगा, उसमें करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पी से एन की तरफ ही फ्लो होता है, आपको मालूम है। अगर आप यहाँ पर ऐसा करेंगे तभी करंट फ्लो होगा, अगर रिवर्स कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। रिवर्स वोल्टेज लगाएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, ऐसे में ही करंट फ्लो होता है। तो बेसिकली करंट हमेशा पी से एन की तरफ फ्लो होता है। तो हम यहाँ पर अगर ऐसा सिंबल बना दिए, इसका मतलब यहाँ है पी, यहाँ है एन, और ये हो गया पी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो पी एन पी जंक्शन में क्या करते हैं, लिखा कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ एक एरो बना होता है इस टाइप का, और इसी एरो से आपको पता करना होता है कि ये कौन सा है। तो ये जो है आपका पी एन पी हो गया, पी एन पी। ठीक है, ट्रांजिस्टर। इसी तरह से बात करते हैं यहाँ पर एन पी एन में। देखो, पी से एन की तरफ फ्लो होता है करंट। ठीक है, तो ये अगर हमने सिंबल ऐसा बना दिया तो आप समझ जाना कि ये एन पी एन सेमीकंडक्टर है, एन पी एन। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों, जो हमारा पी एन जंक्शन होता है, आप तो सभी लोग जानते हैं कि पी एन जंक्शन जो होता है डायोड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पी एन जंक्शन होता है बच्चों, ठीक है, ये जो जंक्शन की जो थिकनेस होती है ना, वो होती है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 10⁻⁻⁶। ठीक है, मीटर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके बाद बच्चों हमारे ट्रांजिस्टर्स के अलग अलग मोड्स होते हैं, मतलब एक होता है कॉमन एमिटर मोड, ठीक है। दूसरा होता है कॉमन, तो सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करते हैं, कॉमन बेस मोड, ठीक है। सो कॉमन बेस मोड। दूसरा होता है कॉमन एमिटर मोड। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अलग अलग मोड्स का मतलब क्या है। और तीसरा वाला है कॉमन कलेक्टर मोड। कॉमन कलेक्टर मोड। अब चलो एक्सप्लेन करता हूँ मैं सब में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और अपन लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जो कॉमन बेस मोड होता है ना, उसमें जो बेस होता है ना वो कॉमन होता है, ठीक है। ये एमिटर, ये बेस, ये कलेक्टर। तो आप देखेंगे बेस एमिटर और कलेक्टर के बीच में कॉमन है। यहाँ पर हमारे पास इनपुट कुछ होता है, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट होता है, ठीक है, लोड वगैरह होता है यहाँ पर। तो इसमें जो यहाँ जो करंट फ्लो होता है वो है कलेक्टर करंट, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है एमिटर करंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी होती है, इसे कहते हैं करंट गेन। करंट गेन जो कि एग्ज़ाम में पूछी बच जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछी जाती है, ठीक है। अल्फ़ा, तो करंट गेन अल्फ़ा कुछ होता है डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी अपॉन आई ई, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती है ना अल्फ़ा, बच्चों अल्फ़ा एक्चुअली 1 से काफ़ी छोटी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉमन बेस मोड में करंट एम्पलीफिकेशन नहीं होता है, ठीक है, कुछ खास करंट एम्पलीफिकेशन नहीं होता है क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू कम है। कॉमन एमिटर मोड में क्या होता है बच्चों कि जो एमिटर होता है ना उसको कॉमन कर देते हैं, तो ये हो जाता है एमिटर, ये हो जाता है बेस, और यहाँ हो जाता है कलेक्टर, ठीक है। ओके, लाइक दिस इट बिकम्स, ठीक है। अभी यहाँ एन पी एन है या पी एन पी है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ आई सी, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई बी, ठीक है। तो जो हमारा करंट गेन होता है कॉमन एमीटर में उसे हम कहते हैं बीटा, और वो होता है आई सी अपॉन आई बी, ठीक है। और हमारा जो करंट गेन कॉमन एमीटर के केस में होता है बीटा, वो एक्चुअली में 1 से काफ़ी बड़ा होता है, और ये लगभग 49 के आसपास होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक रिलेशन भी है कि जो बीटा है दैट इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा अपॉन, ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा। ये रिलेशन है, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा के बीच में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब आता है कॉमन कलेक्टर मोड। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि कॉमन कलेक्टर मोड में क्या होता है। कॉमन कलेक्टर मोड में जो कलेक्टर होता है ना वो कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ जो करंट होता है दैट इज़ आई ई, यहाँ जो करंट होता है वो होता है आई बी। तो इसमें जो करंट गेन होता है उसे हम गामा बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू होता है आई ई अपॉन आई बी, ठीक है। और अल्फ़ा और गामा और बीटा लगभग बराबर होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। और गामा इक्वल टू होता है अल्फ़ा, जो रिलेशन है वो है 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ये दरअसल इन दोनों के बीच का रिलेशन है, ठीक है, अल्फ़ा और गामा के बीच का, अल्फ़ा और बीटा के बीच का बता दिया। और ये आप स्टूडेंट्स थोड़ा याद रखना, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। बच्चों आप किसी भी कन्फिग्रेशन पर हो, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर, एक्चुअली में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और वो रिलेशन ये है कि आई ई इज़ इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी, ठीक है। सो ये याद रखना है, कई बार एग्ज़ाम से पूछा जा चुका है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है हमारा लॉजिक गेट्स के बारे में।
लॉजिक गेट्स एक्चुअली में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है। और लॉजिक गेट्स में बेसिकली हमारे पास एंड गेट होता है, ठीक है, नॉट गेट होता है, ठीक है, नैंड गेट होता है, ठीक है, नैंड गेट होता है, और गेट होता है। तो ये सब अलग अलग गेट्स होते हैं, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग अलग गेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में। बच्चों, जो एंड गेट होता है वो बेसिकली ऐसा होता है, उसका सिंबल ये होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों ना इनपुट्स हैं, और यहाँ पर ये जो है आउटपुट है। तो अपन लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है, इनपुट से एक इनपुट ए हो गया, एक इनपुट बी हो गया, तो इससे जो आउटपुट निकलता है उसे लेट सी कहते हैं। तो जो सी होगा, ठीक है, वो होता है, क्योंकि ये एंड गेट है, ठीक है, व्हाट इट इज़ एंड गेट। तो जो इसका जो आउटपुट होता है उसे अपन लिखते हैं ए डॉट बी। तो आप ध्यान रखना, जो डॉट है वो एंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ओके। अब देखो इसका है क्या, आप यहाँ से जो इनपुट्स देते हो, है ना, इस इनपुट में आप या तो ज़ीरो डाल सकते हो तो वन डाल सकते हो, बी में भी आप ऐसे ही ज़ीरो या वन डाल सकते हो। तो अगर हम इनमें से इनपुट्स डालेंगे तो आउटपुट्स में क्या मिलेगा ये देखना है। तो आउटपुट में हमें देखो, जो ज़ीरो होता है ना, पॉजिटिव लॉजिक के अकॉर्डिंग ज़ीरो को हम, ठीक है, लो कहते हैं, ठीक है, ओके, और वन को हम लोग हाई कहते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव लॉजिक के अकॉर्डिंग स्टेट है, लो स्टेट, हाई स्टेट, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एक टेबल बना लेते हैं, ए बी सी इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो यहाँ पर हम पहले कुछ इनपुट्स लिख लेते हैं। तो इनपुट्स लिखने का तरीका क्या होता है कि आपको 0 0 1 1 लिखना है ऐसे, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार 0 1 फिर लिखना है 0 1, ठीक है। तो ये इनपुट्स बन जाते हैं, ऑल जितना ही पॉसिबल इनपुट्स हैं वो इस तरह से बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है ना, ये यहाँ पर आपको हाई मतलब वन तभी मिलता है जब दोनों हाई होते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा, यहाँ पर आपको ज़ीरो मिलेगा, यहाँ पर आपको ज़ीरो मिलेगा, बट यहाँ बस वन मिलेगा। तो आप एक चीज़ नोट करना कि आपको इस वाले केस में, है ना, ठीक है, आपको एंड गेट के केस में हाई तभी मिलता है जब दोनों हाई होते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, जब दोनों हाई होते हैं तभी आपको हाई मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। देखो आपको हाई कब मिला है, जब दोनों हाई है ना, अदरवाइज आपको लो ही मिल रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक है। दिस इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, ओके। अब चलो हम लोग दूसरा आते हैं, और गेट। जो हमारा और गेट होता है बच्चों, उसका सिंबल ऐसा होता है थोड़ा सा। इसमें भी वैसे ही है, दो इनपुट्स होते हैं इन द सेम वे, एक आउटपुट होता है। तो ए बी, तो इसका जो आउटपुट होता है सी, उसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। 1 1 सॉरी 0 0 1 1 0 1 0 1। और ये आपको हाई तभी देता है और गेट, जब कोई एक हाई हो। जैसे इन दोनों में से कोई एक हाई है ना, तो आपको इस केस में हाई मिल जाएगा। इनमें से कोई एक हाई है तो आपको हाई मिल जाएगा, इसमें से कोई एक हाई है तो आपको हाई मिल गया। अब दोनों लो हैं तो आपको लो ही मिलेगा। तो इसमें से जब दोनों में से कोई भी एक, है ना, कोई भी एक हाई हो तो आपको हाई मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी टेबल हो गई, ठीक है। यहाँ सी इक्वल्स टू है ए प्लस बी, ठीक है। तो बस बहुत ही सिंपल है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद हमारे पास है नॉट गेट। नॉट गेट का क्या सीन है बच्चों कि इसको ऐसे लिखते हैं, नॉट गेट हमेशा इन्वर्ट कर देता है। जैसे हमने ए डाला तो ये इसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, ए बार। मतलब इसकी अगर ट्रुथ टेबल बनाई जाए तो अगर हमने यहाँ से इनपुट्स दिए हैं, तो इनपुट हमारा अगर 1 है तो यहाँ से हमें जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, सो लेट्स कॉल इट सी। तो हमें जो भी आउटपुट मिल रहा है वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है
ओ सॉरी 0, और अगर आपने यहाँ 0 लगाया तो यहाँ 1 पर लो मिलेगा आपको, है ना। तो ये इसको उल्टा कर देता है, जो भी आपने किया है ना, तो उसे जो है उसका कॉम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। ओके, आई होप सो दैट्स क्लियर टू यू, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास नैंड गेट। नैंड गेट बच्चों, जो नैंड गेट होता है उसको ऐसे लिखते हैं, इसके सामने ये एंड गेट जैसे ही होता है, बट उसके सामने एक नॉट लगा होता है। अब ये बेसिकली क्या करता है, ये जो नैंड गेट है ये एंड गेट का इन्वर्जन है, को इन्वर्ट कर देता है। देखिए ए बी, ठीक है, ए डॉट बी, इसका जो आउटपुट होता है वो होता है ए डॉट बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है ए बी, तो सी कुछ होता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो 0 0 1 1 है ना, 0 1 0 1, चलो यहाँ देखो, तो ये जो है ये पहले हम यहाँ पर एंड गेट लिख लेते हैं ना, सो दैट इज एफ और एंड गेट। तो ये हाई आपको तभी मिलता है, अब दोनों हाई होते हैं, लो लो लो, इसका इन्वर्ट कर दीजिए 1 1 1 0। अब आप समझ गए होंगे, सो दैट्स सिंपल, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, और आपको इसका सिंबल और इसकी ट्रुथ टेबल है ना, ये जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द ट्रुथ टेबल, तो ये ट्रुथ टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो बच्चों आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा और गेट, नॉर गेट। नॉर गेट का क्या सीन है, देखिए नॉर गेट क्या करता है, और का इन्वर्जन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, और का इन्वर्जन करता है। इसमें सामने एक ऐसे गोला बना दो, तो ये होता है ए डॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसकी टेबल बनाते हैं, ए बी सी, तो यहाँ आप लिख लो ए डॉट बी, ए प्लस बी, और ये जो अपना वाला है ना, ये सी इक्वल्स टू है ना ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो देखो क्या लिखा, देखो 0 0 1 1 0 1 0 1। देखो इसमें जब कोई भी एक हाई हो तो अपन को हाई मिलता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो मिलने वाला है वो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ 0 1 1 1, अब इसका इन्वर्जन कर दो 1 0 0 0, ठीक है। तो नॉर गेट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे जॉर गेट की तरफ, एक्स ओ आर, इसे एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं, इसे एक्सक्लूसिव और कहते हैं। अब एक्सक्लूसिव और गेट का क्या सीन है, देखो इसका जो सिंबल है वो थोड़ा सा और जैसा है, बट थोड़ा सा इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। आप देखोगे कि इसमें यहाँ पर एक लाइन है ना, बाकी तो और जैसा ही है, बट यहाँ पर एक लाइन है, ठीक हो गया, ए बी और सी, ठीक है। इसका जो आउटपुट होता है ना, उससे अपन लिखते हैं ए जॉर बी, सॉरी ए जॉर बी, ठीक है, ए जॉर बी। तो इसका एक फॉर्मूला है, सो दैट इज होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस, ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, सो अब बेसिकली इसकी भी एक ट्रिक है ट्रूथ टेबल याद करने की, दो तरीके हैं, या तो आप इसे सॉल्व करके निकालो, ठीक है, या तो आप एक टेक्निक से याद कर सकते हो। बता देता हूँ टेक्निक क्या, ए बी और सी हो गया, इसका आउटपुट कैसे निकालते हैं एक टेक्निक से, वो बता देता हूँ। देखो आपको ना इसके केस में पहले आपको मैं यहाँ लिख दूँ कि आपको आउटपुट मिलता है कितना है, तभी तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। 0 1 1 0, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको हाई सिर्फ तभी मिलता है जब ये अनइक्वल लेवल पर होते हैं, है ना। तो इट गिव्स हाई व्हेन द इनपुट्स आर एट अनइक्वल लेवल,
gives high when inputs are at unequal level. ये हाई तब देता है जब इनपुट्स जो होते हैं वो अनइक्वल लेवल पर होते हैं, व्हेन दे आर एट अनइक्वल लेवल। ठीक है, ओके। सो आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी आप इसको चाहें तो फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और जब इक्वल लेवल पर होता है तो यू गेट लो। ठीक है, मतलब ज़ीरो मिल जाता है। ठीक है, अब एक होता है नॉट जोर गेट, XNOR। तो आपको बता दूं कि ये बहुत इजी है। ठीक है, इसको इसका सिंबल जो है इसमें आप, ये इन्वर्जन है, ये इन्वर्ट कर देता है जोर गेट का। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका जो अगर आप ए देते हो, यहाँ से भी देते हो, तो यहाँ ये इसका जो सी होता है दैट इज़ ए जोर बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इसको अलग से याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं बच्चों। लॉजिक गेट्स पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। इसलिए लॉजिक गेट्स के आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, अभी नहीं करा रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम्स में कि जो सिलिकॉन होता है, सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन में फॉरबिडन गैप कितना होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है इसके केस में डेल्टा ई, वो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये इतना होता है। और आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये डायरेक्टली एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली अगर ये फॉरबिडन गैप है, बट अगर कोई अपर लेवल से लोअर लेवल पर जाता है तो वो किस लाइट की फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा, उसको अगर आपको निकालना है तो आप सिंपली डेल्टा ई इक्वल्स टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कर दो। ठीक है, HC अपॉन लैम्डा, और आप अपनी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर कोई फॉरबिडन गैप को क्रॉस करते हुए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने फॉरबिडन गैप को क्रॉस कर दिया है तो वो किस वेवलेंथ की लाइट एमिट करेगा, वो यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा, ठीक है, कई बार सोलार सेल्स के बारे में पूछा जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सोलार सेल्स हैं वो बेसिकली हमारी जो सनलाइट होती है उसको वो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सन से जो एनर्जी मिलती है लाइट फॉर्म में, उससे वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। ठीक है, तो जो सोलार सेल होता है वो बेसिकली एक PN जंक्शन होता है। ठीक है, इस बेसिकली ए PN जंक्शन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। बच्चों एक क्वेश्चन, मतलब लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, वो मैं बता देता हूँ। लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल्स तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना, आपने पढ़ा भी होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, जो हमारे लैपटॉप के मॉनिटर्स होते हैं उसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, एकदम पतला सा। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है दैट इज चिराल निमेटिक। आई होप सो आपने सुना होगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चिराल निमेटिक। तो बच्चों जो चिराल निमेटिक है दैट इज द मीसोफेज, चिराल निमेटिक इज ए मीसोफेज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, ठीक है, एंड इट एक्ट्स एज टेम्परेचर सेंसर, और ये टेम्परेचर सेंसर की तरह काम करता है। ठीक है, सो चिराल निमेटिक इज ए मीसोफेज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल एंड इट एक्ट्स एज ए टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें कैसे मिलता है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है।
तो प्योर सेमीकंडक्टर तो सभी लोग जानते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन। बट अगर हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो अगर आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आपको, आपके पास जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसमें आपको, ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। पेंटावेलेंट सब्सटेंस या एलिमेंट। जब हम पेंटावेलेंट वो होते हैं जिनमें बेसिकली बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऐसे एटम्स जिनमें आखिरी आखिरी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर के साथ बॉन्ड्स बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। और इसमें जो करंट फ्लो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछा जाए तो ये चीज़ पूछी जाती है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे मिलता है, तो वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी या पेंटावेलेंट एलिमेंट्स को मिलाने के बाद मिलता है। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट एलिमेंट मिलाते हैं तब मिलता है। पेंटावेलेंट एलिमेंट्स एटम्स वो होते हैं जिनमें आउटर सेल पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पेंटावेलेंट एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तो फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, बिस्मुथ, ठीक है। तो कई बार हमारे पास एग्जाम्स में आते हैं कि सेलेक्ट द पेंटावेलेंट एलिमेंट, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ, ठीक है, ये आपके पेंटावेलेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, और चलो आगे चलते हैं बच्चों। अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे? पी टाइप सेमीकंडक्टर, देखो दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बता दूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो एक्चुअली में होल्स के कारण होता है, ठीक है, दैट इज फ्लो दैट फ्लोज ड्यू टू होल्स। और इसमें ना ये हमें मिलता है ट्राईवैलेंट एलिमेंट को प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स करने पर। ट्राईवैलेंट, जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं तो होता है ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स, एटम्स वो होते हैं जिनके आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड्स बनाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के बाद, तो एक होल भी हमको मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड स्टूडेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें होल्स जो होते हैं मेजॉरिटी में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कम होते हैं। होल्स के ही कारण इसमें बेसिकली मेनली जो करंट हुआ है वो फ्लो होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, होल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपको कुछ याद रखनी है, ये एग्जाम्स में आपके आती हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल गेट्स। बच्चों, 2 गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। इनमें से पहला है नॉर गेट और दूसरा है नैंड गेट। ये 2 गेट्स को एक्चुअली में यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, और इन्हें यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इनकी मदद से कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि आप नॉर या नैंड, आप नॉर या नैंड से किसी प्रकार का सर्किट बना सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि जरूर दोनों की ज़रूरत नहीं है, खाली नॉर नॉर से, ठीक है, खाली आप नॉर नॉर से जो है सारे सर्किट्स डिज़ाइन कर सकते हो। नैंड नैंड से आप सारे सर्किट्स डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। इसी कारण और आपको किसी और गेट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। दैट इज़ वाई
नॉर गेट और नैंड गेट जो होते हैं ये यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अकेले अपने आप में ही इतने कैपेबल हैं कि ये किसी भी सर्किट को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट बन कर सकते हैं, है ना। आप नैंड गेट बना के कोई भी सर्किट बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, GaAs। बेसिकली ये एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, बैंड गैप कितना होता है। तो इसमें का जो बैंड गैप होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो होता है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ये आप याद रखना, ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है ये गैलियम आर्सेनाइड के बारे में बैंड गैप का तो क्वेश्चन आता ही आता है। इस पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये रेडिएशन किस 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 रीजन में ये रेडिएशन एमिट करता है। तो ये इंफ्रारेड रीजन में रेडिएशन एमिट करता है, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। इंफ्रारेड रीजन में रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। GaAs से बेसिकली हम लाइट एमिटिंग डायोड्स बना सकते हैं और इससे जो रेडिएशन निकलता है वो इंफ्रारेड रीजन में निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों एक क्वेश्चन एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ, कई बार पूछा गया है एम्पलीफायर से। तो बच्चों एम्पलीफायर के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि अगर आप, ठीक है, अगर आप एम्पलीफायर को नेगेटिव फीडबैक देते हो, क्या देते हो, अगर आप नेगेटिव फीडबैक देते हो, अगर आप नेगेटिव फीडबैक देते हो एम्पलीफायर में, तो इसके कारण, ठीक है, जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आउटपुट इम्पीडेंस इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। अब तीसरा मतलब नेक्स्ट है कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज। जो कट इन वोल्टेज होता है ये पूछा जाता है कि जर्मेनियम में कितना है, ठीक है। तो ये कट इन वोल्टेज जर्मेनियम में होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। कट इन वोल्टेज बेसिकली वो वोल्टेज होता है जिसके बाद से करंट तेज़ी से फ्लो मतलब बढ़ने लगता है। जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो उसे कट इन वोल्टेज बोलते हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ से करंट तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। टिल कट इन वोल्टेज करंट धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। तो जर्मेनियम में कट इन वोल्टेज होता है 0.3, मतलब 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, सॉरी 0.3 वोल्ट्स, ठीक है, 0.3 वोल्ट्स। तो 0.3 वोल्ट से अगर हम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं जर्मेनियम में तो करंट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होता है, वोल्टेज के जैसे ही अप्लाई करते हैं तो करंट भी बढ़ता है, ठीक है। और यही जो सिलिकॉन में है, ठीक है, ये होता है 0.7 वोल्ट्स, मतलब अगर हम 0.7 वोल्ट्स अप्लाई करके आगे अप्लाई करते हैं सिलिकॉन में तो करंट बढ़ता है वोल्टेज को अप्लाई करने से। बट अगर हम 0.7 के नीचे की बात करें तो वोल्टेज हम लगा 0.7 के नीचे जब वोल्टेज लगाते हैं तो करंट वैसा एप्रिशिएबल बढ़ता नहीं है, ठीक है। ओके, चलो अब मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है बच्चों, आप, मैंने एक बार एक क्वेश्चन देखा था, उसमें वेन्स लॉ का क्वेश्चन था, बट वेन्स कांस्टेंट दिया नहीं था, है ना। तो ऐसे में कई बार ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें कुछ कांस्टेंट्स याद रखने पड़ते हैं। तो जो वेन्स कांस्टेंट होता है आप इसे चाहें तो याद रख सकते हैं, वेन्स कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट बी इज इक्वल टू होता है 2.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, 2.8 इंटू 10⁻³ ऐसा ही यूनिट्स में है ये, ठीक है, ऐसा ही यूनिट्स में। अब क्वेश्चन आता है जीना डिवाइड का।
ठीक है। तो जीनर डिवाइड का खासियत क्या होता है? देखिए, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डिवाइड भी होता है। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डिवाइड जो होता है, पहले मैं आपको बता दूं, पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन डिवाइड बेसिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पी होता है, यहाँ एन होता है, बीच में डिप्लीशन लेयर होती है, राइट। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखो, पीएन जंक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पॉजिटिव देते हैं, यहाँ नेगेटिव देते हैं, तो बेसिकली करंट क्या होता है, फ्लो होता है। वहीं पर अगर हम क्या करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर, तो ऐसे में करंट फ्लो होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम क्या करें कि इसमें यहाँ पर अगर नेगेटिव देते हैं और यहाँ पॉजिटिव देते हैं, मतलब अगर हम पी में नेगेटिव और एन में करते हैं, तो ये रिवर्स हो जाता है, रिवर्स बेस्ड हो जाता है, और ऐसे में कोई भी करंट नहीं फ्लो करता है ना, नो करंट एक्चुअली फ्लोज इन दिस केस। तो पीएन जंक्शन में रिवर्स बेस में कोई करंट नहीं फ्लो होता है, और अगर हमने ज़्यादा रिवर्स करंट अप्लाई कर दिया तो सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं अपन अपनी देसी भाषा में कि पीएन जंक्शन जल जाएगा, अंदर सर्किटरी बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो और ये परमानेंटली डैमेज हो जाता है अगर हम एक ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं। बट जीनर डिवाइड में ऐसा नहीं है। जीनर डिवाइड एक स्पेशल ऐसा डिवाइड है जिसमें आप अगर, ठीक है, क्या करते हैं, अगर आप जीनर डिवाइड में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बट एक डेफिनेट वोल्टेज पर करंट रिवर्स वोल्टेज में भी फ्लो करने लगेगा, और बट सर्किट ख़राब नहीं होता है, बर्न नहीं होता है, ठीक है। सर्किट बर्न नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आप जैसे ही उस वोल्टेज को हटा देंगे, ठीक है, वापस से जीना डिवाइड अपने नॉर्मल फंक्शन पर आ जाएगा। तो जीना डिवाइड की खासियत है कि ये जो है रिवर्स स्पेस में भी अगर हम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ बेसिकली हम वोल्टेज रेगुलेशन में करते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूज़ है वो मैं बता दूं, तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। जीना डिवाइड का जो यूज़ है वो होता है वोल्टेज रेगुलेशन में, वोल्टेज रेगुलेशन में, और यूजली इसको रिवर्स मोड में ही ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ऑपरेट्स इन रिवर्स मोड। इसकी खासियत के कारण इसका जो यूज़ है वो रिवर्स मोड में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आता है मॉड्यूलेशन से, ठीक है, कई बार आया है, वो मैं आपको बताता हूँ। मॉड्यूलेशन, अब ये मॉड्यूलेशन का क्या खेल है इसे समझो। बेसिकली मॉड्यूलेशन होता क्या है, व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन। तो ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं, आपको सेलेक्ट करना होता है कि राइट ऑप्शन क्या है। तो बेसिकली मॉड्यूलेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, वी हैव ए कंप्यूटर लाइक दिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ जो भी डाटा है, ठीक है, ये वीडियो फाइल हो या ये ऑडियो फाइल हो या टेक्स्ट हो, वॉट, हमें इसको इस कंप्यूटर तक से पहुँचाना है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे पहुँचाएंगे, और वो भी वायरलेस तरीके से। तो यहाँ पर हम एक मॉडेम यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडेम का काम क्या करता है, मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो वो क्या करता है, आप इसमें डालोगे और ये इसको जो है, ठीक है, कन्वर्ट करता है। बेसिकली मॉडेम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो मॉड्यूलेशन वाली प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, मॉड्यूलेशन वाली प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि ये जो डेटा होता है, ठीक है, इस डेटा को, ठीक है, इस प्रोसेस में, ठीक है, डेटा को ये रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो रेडियो वेव्स हैं ये ट्रैवल करके यहाँ जा सकती हैं। तो बेसिकली मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें डेटा को हम जो है रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि और फिर इस रेडियो वेव को फिर से जो है डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू रेडियो वेव्स। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। ट्रायोड, ठीक है।
जो ट्रायोड होता है बच्चों, इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है, वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रायोड होता है, ठीक है, टाइओड नहीं, ट्रायोड, डायोड, ट्रायोड, ठीक है। तो आप समझ गए ट्रायोड क्या है। डायोड में 2, ट्रायोड में 3 टर्मिनल, ठीक है। तो जो ट्रायोड होता है उसका जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, ये एक बार पूछा गया था, ठीक है। सो एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो ट्रायोड का एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो होता है म्यू, ठीक है, वो होता है RPGM। अब मैं आपको बताता हूँ RP क्या है। R आपका रेजिस्टेंस है, और जो GM है वो म्यूचुअल इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि ट्रायोड में अगर आपको कभी एम्पलीफिकेशन फैक्टर पूछता है तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेक्टिफायर्स के ऊपर। बच्चों रेक्टिफायर भी बहुत बड़ा टॉपिक है ना। बहुत सारे डायग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रकार के रेक्टिफायर्स हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके ही अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखिए 2 टाइप से होते हैं, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव और रेक्टिफायर, और दूसरा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली AC अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। मतलब जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, ये इस तरह का होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो इसे ये क्या करता है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। अब डायरेक्ट करंट में हम 2 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। या तो पूरा का पूरा वेव को ही कन्वर्ट किया जाए लाइक दिस, ठीक है। आपको तो मालूम है कि जो करंट होता है AC का, I=I0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, इस टाइप। तो आप देखेंगे साइन वेव के फॉर्म में होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम चाहें तो नीचे वाले रिपल्स, नीचे वाले एंड को काट दें, ठीक है, तो क्या होगा, इतना इतना बचेगा। अब करंट का डायरेक्शन क्या है, हमेशा एक ही है, ठीक है, ऊपर वाला है ये, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, बेसिकली इसको हाफ रेक्टिफायर कहते हैं, और ये डायोड वगैरह से बनाया जाता है, ठीक है। सो इट इज़ डन इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। ओके, डायोड के अरेंजमेंट्स बनाते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जो ऊपर वाली वेव है वो तो रहेगी, ऊपर वाले में क्या गया था, नीचे वाले वाला कट गया था। इसमें नीचे वाले को भी ऊपर की साइड शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि अब हमें पूरा करंट एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है, ओके, एक ही डायरेक्शन मिल रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर में करंट्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है ना, हम यहाँ बेसिकली जानना चाहते हैं एफिशिएंसी क्या होती है। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की, ये होती है 81.2%। इसका मतलब ये है 81.2% का कि आप देखेंगे कि पूरा पूरा DC में कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्योंकि DC करंट तो ऐसा होता है, ठीक है, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जबकि आप यहाँ देखेंगे कि करंट यहाँ बढ़ता है फिर कम हो जाता है, बढ़ता है कम हो जाता है, रिपल्स दिख रही हैं, है ना। तो इसी कारण से जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है, ठीक है। वहीं पर अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो जस्ट इसकी आधी होती है, और वो ऑब्वियसली होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आधी इसमें आधा पार्ट है ही नहीं। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 40.2 40.5%, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो डबल होती है हाफ वेव रेक्टिफायर से। और ये नंबर्स बहुत एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, मतलब यूजली इतनी होती है, मतलब आप एग्ज़ाम में अगर पूछा गया है, अगर ऑप्शंस में ये है तो होती है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, 40.2 हो सकता है, जैसे इसमें 40.5 40.2 हो सकता है। तो ये हमने एक नॉर्मल जो होता है रेक्टिफायर में, एक सिंपल रेक्टिफायर में, वो हमने आपको बताया है, ठीक है। डी मॉड्यूलेशन स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, ओके, इसे थोड़ा देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखो मैंने आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था, आपको याद होगा स्टार्टिंग हमने ट्रांजिस्टर के बारे में बात की थी। तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन था कॉमन कलेक्टर मोड, है ना,
कॉमन कलेक्टर मोड। तो बच्चों जो कॉमन कलेक्टर मोड होता है ना, ठीक है, कौन सा मोड, जो कॉमन कलेक्टर मोड होता है, ठीक है, वो बेसिकली ट्रांजिस्टर को जब कॉमन कलेक्टर मोड में रखते हैं तो बेसिकली हम उसका यूज़ इम्पीडेंस मैचिंग में करते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर मोड इज़ यूज्ड इन इम्पीडेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। बस इतना ही बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट, जेडी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जो है उसे लिखते हैं डेल डी अपॉन डेल टी, जहाँ डी है एप्सिलॉन नॉट ई होता है, और बेसिकली अगर आप इसकी वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इट इज़ इन ए पर्टिकुलर केस, ठीक है, डी के और भी फॉर्मूलेज हैं बट इट इज़ इन ए पर्टिकुलर केस, ठीक है। अब चलो मैं और आगे चलता हूँ। डायोड वैक्यूम ट्यूब, इन डायोड वैक्यूम ट्यूब, अब हम डायोड वैक्यूम ट्यूब पर बात कर रहे हैं। तो डायोड वैक्यूम ट्यूब में क्वेश्चन आया था एक बार, डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस क्या होता है, कितना होता है, डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस। तो डायोड वैक्यूम ट्यूब में डायनेमिक प्लेट रेजिस्टेंस आर इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। देखो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर, बस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही है ना, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसा ध्यान रखें, ठीक है। एग्ज़ाम में आया था एक बार ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। तो ट्रांजिस्टर पर हमने स्टार्टिंग पर एक बात की थी, ठीक है। एक तो हमारा कॉमन एमिटर मोड और दूसरा था कॉमन कलेक्टर मोड। तो कॉमन एमिटर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड, और एक और था कॉमन बेस मोड। तो कॉमन बेस मोड में करंट गेन अल्फ़ा था। मैं यहाँ फिर से लिखकर आपको बताता हूँ, इसमें ये होता है अल्फ़ा अपॉन वन माइनस अल्फ़ा, और ये होता है वन अपॉन वन माइनस अल्फ़ा। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं अर्ली इफेक्ट, एक इफेक्ट है उसका नाम है अर्ली, ठीक है, अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट क्या होता है इस पर बात करेंगे, ठीक है। देखो बेसिकली ये ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ है। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ये अपन एक ट्रांजिस्टर यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एन पी एन, ठीक है, एमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है। इसको हम जो है फॉरवर्ड बेस कर देंगे और ये वाले को कलेक्टर साइड वाले को रिवर्स बेस रखते हैं यूजली, ठीक है। अब अर्ली इफेक्ट क्या कहता है बात करते हैं। बेसिकली अर्ली इफेक्ट ये कहता है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि हमने इसे रिवर्स बेस कर दिया है, कर रखा है। जब हम बेस और कलेक्टर रीजन को रिवर्स बेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस एमिटर की डिप्लीशन लेयर होती है ना, वो इंक्रीज़ होती है। तो हम जब इसे ये करते हैं तो जो हमारा बेस कलेक्टर की डिप्लीशन रीजन लेयर होती है, तो यहाँ जो डिप्लीशन लेयर होती है, ठीक है, डिप्लीशन लेयर जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और साथ ही में विड्थ ऑफ चार्ज
बैरियर पोर्शन ऑफ बेस, पोर्शन ऑफ बेस डिक्रीज होता है। चलो मैं थोड़ा फिर से बताता हूँ। देखिए अर्ली इफेक्ट ये कहता है कि जब हम इसे यहाँ फॉरवर्ड बेस है और जब हम यहाँ पर रिवर्स बेस करते हैं, तो ऐसे करने से जो बेस जो कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर की जो डिप्लीशन लेयर होती है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि हमने रिवर्स बेस कर दिया है। रिवर्स बेस में ऑब्वियसली इंक्रीज होती है। और जो विड्थ होती है ना, विड्थ ऑफ द चार्ज बैरियर पोर्शन ऑफ द बेस, ये डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अर्ली इफेक्ट एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, सो यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। अब बेसिकली पी एन जंक्शन तो आपने पढ़ा ही है, ठीक है, तो ये पी एन जंक्शन है। जब हम पी एन जंक्शन को रिवर्स बेस करते हैं, ठीक है, रिवर्स बाइस करते हैं, ठीक है, तो जब हम इसे रिवर्स बाइस करते हैं तो जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस होता है ना वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ जो डिप्लीशन लेयर बनती है वहाँ डिप्लीशन कैपेसिटेंस भी बनता है। सो डिप्लीशन कैपेसिटेंस, ठीक है, हम रिवर्स बेस में रखें इसको तो डिप्लीशन कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विथ रिवर्स करंट, है ना, ये पूछा गया था एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम ट्रांजिस्टर को, ठीक है, जब हम ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर मोड में रखते हैं, ठीक है, तो कॉमन एमिटर मोड में जो हमारा आउटपुट होता है और जो हमारा इनपुट होता है, आउटपुट और इनपुट, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कॉमन एमिटर मोड में जो आउटपुट मिलता है और जो इनपुट हम डालते हैं उन दोनों के बीच में जो हमारा फेज डिफरेंस होता है वो हमारा 180 डिग्रीज होता है, ठीक है। ओके अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों, मैं आपको ना इलेक्ट्रॉनिक्स में वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पर इसे एक क्लास में तो ख़त्म कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो आप, ठीक है, इट्स ए वेरी बिग टॉपिक। बट हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जिससे आपको सफिशिएंट आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ भी लोगे। और अगर आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ अगर आप ये सब पढ़ लोगे ना तो जब आप पेपर सॉल्व करने बैठोगे ना तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे आपके पेपर्स, ठीक है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, दैट इज़ मोर देन द फ्लोरीन, वो फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। मगर ये बात भूलना नहीं है आपको, ठीक है, इवन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन में, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, कोई आया है शायद। ओके सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, ठीक है, और फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से, ठीक है। बट स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो फ्लोरीन होता है ना बट वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, बट फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है ठीक है, अभी समझाता हूँ मैं आपको। आई जो है सॉरी ई जो है वो तो सभी को मालूम है इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ठीक है, ओके।
फिर दूसरा है ये जो आप देख रहे हैं ना म्यू ई, ठीक है, और म्यू एच, दिस म्यू एच, ठीक है। सो दिस इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। सो म्यू ई इज द मोबिलिटी of electron and mu h is the mobility of holes, ठीक है। और ni जो है वो है बेसिकली ni इज द होल कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल, ठीक है। तो दैट इज द होल कॉन्सेंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, होल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है या न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद हम चलते हैं कार्बन कोडिंग ऑफ, ठीक, कोडिंग कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर पर, ठीक है। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है ना। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो होने में जो रुकावट होती है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो जो रेजिस्टेंस होता है कार्बन रेसिस्टर वो इस तरह से होता है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो रेसिस्टर दरअसल बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसमें हम वैल्यूज़ लिख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर हमें इतनी वैल्यू लिखनी है 4000, ठीक है, तो वो वहाँ लिखी नहीं जा सकती है, या 47 × 10 की पावर, ठीक है, से 4, तो उसमें इतना स्पेस होता ही नहीं कि आप लिख सको कोई वैल्यू, या ±10% लिखना आप लिख ही नहीं सकते हो, वहाँ इतनी जगह होती नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कोडिंग की मदद, मतलब इसके लिए हम एक कोड यूज़ करते हैं। तो ये कोड कलर के फॉर्म में होता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, यहाँ पर एक कोड है। आप देखोगे सबसे पहले आपको जो है बेसिकली अगर आप सबसे पहले देखें तो येलो कलर दिख रहा है ना। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपको वायलेट कलर दिख रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे तो ग्रीन कलर दिख रहा है, और उसके बाद देखेंगे तो आपको वाइट कलर दिख रहा है ना। तो बच्चों ये कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करता है, देखिए इससे आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होता है इसके जो चारों बैंड्स होते हैं ये 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 हैं, देखो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टार्टिंग के जो बेसिकली 2 होते हैं इससे हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये जो है मान लीजिए x है, ये आपका y हो गया, तो ये x और y ये हो गया, ठीक है। ये जो तीसरा वाला होता है ना ये हमें बताता है कि 10 की पावर क्या होगी। तो इसकी ये जो है हमें ये बताता है दैट व्हाट इज़ द पावर ऑफ 10 × 10 की पावर वॉट, ठीक है। तो आपको 10 की पावर से ये z को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे हमें 10 की पावर पता चलती है क्या होगी। और ये जो है ना ये हमें टॉलरेंस बताता है कि कितना टॉलरेंस है, ठीक है, हाउ मच इज़ द टॉलरेंस। तो मैं यहाँ पर आपको निकाल कर बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स आउट। सी इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल, बहुत इजी है, और ये टेबल याद रखना ही बहुत इजी है। अगर आप 1-2 बार इसे ध्यान से बनाएं और देखें तो बहुत आसानी से याद हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम अभी एक बार कैलकुलेट करके बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले क्या है, येलो। तो येलो को आप यहाँ से देखिए सिल्वर, ब्लैक, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। तो येलो में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो अपन 4 को ऐसे लिख देंगे। फिर हम देखेंगे ये दूसरा क्या है, वॉयलेट। तो वॉयलेट कलर जो है वो ये है, तो ये हो गया 7, तो 4 7 हो गया, ठीक है, इनटू, ठीक है, 10 की पावर हमें क्या, अब ग्रीन लिखा है तो ग्रीन देखिए ग्रीन ये है, तो यहाँ पर कितने हैं, 5 है ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5, 5 जीरोज़ है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो 4 7, 5 0 लगा दो, 1 2
3 4 5, ऐसे आप लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, तो ये 5 जीरो है, ठीक है। ये होता है टॉलरेंस, है ना। सो टॉलरेंस का क्या है, देखो यहाँ से कौन सा है, वाइट कलर दिया है, तो एक्चुअली में टॉलरेंस जो है वाइट कलर के लिए, कहाँ है वाइट कलर, सो 1 सेकेंड, आई थिंक इट इज़ नॉट वाइट कलर, ये जो है सिल्वर है, सॉरी दैट इज़ सिल्वर, ठीक है, ओके। ये सिल्वर कलर है, तो ये सिल्वर कलर आप देखेंगे, देखो यहाँ टेबल में कलर्स बहुत क्लियरली दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, ठीक है। रियल रेसिस्टर में वो एकदम क्लियर पता चलते हैं, ठीक है, सो डोंट वरी। तो ये सिल्वर है, तो सिल्वर के लिए कितना हो गया हमारा, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, 10%, है ना, या यहाँ लिख लीजिए प्लस माइनस 10%। इस तरह से आप या तो आप ऐसे निकाल लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। आपने देखा कि बहुत आसानी से जो है हम जो है कार्बन रेसिस्टर का जो कलर है, कलर कोड है, उससे हम उसकी वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू ओम्स में आ जाती है, ठीक है, ओके। सो आई थिंक इट्स वेरी इजी बच्चों। अब एक बार एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, उसमें यह पूछा गया था कि डीसी को एसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डीसी करंट को अगर एसी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। आप एसी से डीसी में आ सकते हो, ठीक है, रेक्टिफायर से, बट अगर आपको डीसी से एसी आना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑसिलेटर सर्किट, ऑसिलेटर सर्किट्स। तो ऑसिलेटर सर्किट्स में क्या होता है, सिंपली देखो होता तो बहुत कुछ है। अगर हम सिंपल मॉडल की बात करें तो एक कैपेसिटेंस होता है और एक इंडक्टर होता है। एनर्जी जो करंट होता है, वोल्टेज जो होता है, इन दोनों के बीच में ऑसिलेट होता है और करंट, तो इससे हमें एसी मिल जाता है, ठीक है। तो ऑसिलेटर सर्किट्स जो है हमें मिलते हैं, मतलब ऑसिलेटर सर्किट्स में बेसिकली सी और एल होता है, उससे हम डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बेसिकली होता भी है, हमारे घर में हम इन्वर्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टर्स में क्या होता है, जो बैटरी से जो मिलने वाला करंट होता है वो तो डायरेक्ट करंट होता है, बट वहाँ पर जो इन्वर्टर्स होते हैं उनके अंदर जो सर्किट होता है वो क्या करते हैं, डीसी करंट को, बैटरी से मिलने वाले डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नो नेक्स्ट है, ठीक है, वोल्टेज गेन इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है, इसमें वोल्टेज गेन अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आर लोड अपॉन आर इनपुट, या आप बेसिकली इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बीटा आर आउटपुट आर इनपुट, ठीक है, ओके। सो इट्स सिंपल। यहाँ जो बीटा है ना वो करंट गेन है, ठीक है, बीटा इज़ नथिंग बट द करंट गेन, ठीक है। तो करंट गेन बेसिकली आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट को हम कहते हैं करंट गेन, ठीक है, और आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। तो अब मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत सिंपल और इजी और आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इस फॉर्मूले से सेट किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी एडिशन। बच्चों ऐसा है कि हम सब लोग एडिशन तो जानते हैं, बट ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें एडिशन नहीं आता। मैं कोई नॉर्मल एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बाइनरी एडिशन की। मतलब हमारा नंबर सिस्टम ऐसा है कि उसमें सिर्फ ज़ीरो और एक वन है बस, ठीक है, ज़ीरो है और एक वन है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि हम बाइनरी मतलब बाइनरीज में नंबर लिखते कहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है 10, तो 10 को मैं डेसिमल्स में कैसे लिखता हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 को कैसे लिखते हैं, ठीक है, 1 and 0, दैट इज़ कॉल्ड 10, है ना। अगर हमें डेसिमल में 5 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 5। अगर हमें डेसिमल में लिखना है 6 तो कैसे लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली इसको डेसिमल बोलते क्यों हैं, है ना, ये सिस्टम डेसिमल है क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 10 डिजिट्स हैं। अब अगर हमें और भी कोई नंबर लिखना है तो हम इन्हीं की मदद से लिखते हैं, और हम बेसिकली डेसिमल नंबर से यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है,
कुछ भी करना है, कुछ मेजरमेंट करना है, हम हमेशा इन्हीं नंबर्स का यूज़ करते हैं, हमें कुछ भी करना हो तो, ठीक है। अगर आपको कोई कितनी भी बड़ी क्वांटिटी लिखनी है वो इसी नंबर की बेस पे लिख सकते हो, और ये काफ़ी कन्वीनियंट भी होता है। जैसे कि हमको लिखना है 50, तो ये हो गया 50, हमें लिखना है 100, तो ये हो गया 100, ठीक है। अब अगर मुझे यही नंबर, ठीक है, फॉर एग्जांपल से मुझे 5 लिखना है ना, तो डेसिमल में तो मैंने 5 को लिख दिया, डेसिमल में मैंने 5 को लिख दिया 5, वहीं मैं बाइनरी में से कैसे लिखूंगा? बाइनरी में अगर मुझे इसे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? तो इसके लिए यूज़ होता है BCD एनकोडिंग, ठीक है, BCD एनकोडिंग। तो पहले हम BCD एनकोडिंग समझेंगे कि BCD एनकोडिंग क्या है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सिर्फ देखेंगे कि बाइनरी एडिशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो BCD एनकोडिंग बहुत ईजी है। तो आप यहाँ क्या करते हो, 2 की पावर 0 है ना, दैट इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो ऐसे लेते हैं। अब मुझे लिखना है से आई जस्ट वांट टू राइट, ये हमारे डेसिमल हैं, तो मुझे यहाँ पर लिखना है से 0। तो अगर मुझे 0 लिखना है तो मुझे इन सब को ऑफ रखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा 0 0 0 0 0, ठीक है। तो मेरा जो बाइनरी में जो 0 बनेगा वो पता है आपको कैसा दिखेगा? बाइनरी नंबर्स में 0 को आप 1 2 3 4 5 ऐसे लिखो, या आप सिंपली इससे लिख दो 0, जो सब बराबर है, ठीक है। अब अगर मुझे लिखना है 1, तो 1 की वैल्यू यहाँ है, यहाँ पर है, तो मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा, बाकी सबको मुझे ऑफ करना है, ठीक है। बाकी सबको मुझे क्या करना है, ऑफ करना है, ठीक है। तो मेरा जो तो मेरा डेसिमल का 1 और बाइनरी का 1 जो है वो सेम है। अब मैं ऐसे 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 लिखूँ या मैं ऐसे लिखूँ, बात एक ही है। अब मुझे अगर लिखना है 2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऑन करना पड़ेगा, इसको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी सबको ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 0, सॉरी 0 0 0 1 0, या 1 0, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे मुझे लिखना है से, अब मुझे लिखना है 8, तो 8 लिखने के लिए मुझे ये वाले नंबर की ज़रूरत होगी, तो मैं इसे लिखूँगा। अब मैं आगे का नंबर नहीं भी लिखूँगा तो चलेगा, तो मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा, बाकी सबको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा 8, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे लिखना है 9, ठीक है, तो मुझे एक 8 चाहिए और एक 1 चाहिए, तो मुझे चाहिए, ठीक है, 1 0 0 1, ठीक है। अगर मुझे लिखना है 6, तो मुझे इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इन दोनों को ऑन कर दूंगा, इसको ऑफ कर दूंगा, है ना। तो ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था 1 0 0 0, ठीक है। ये हो गया आपका 1 0 0 1, ये आपका हो गया 0 1 1 0, या सिंपली और 1 1 0। तो मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है, ओके। ये BCD एनकोडिंग क्या होती है। अब चलो हम जो है बाइनरी एडिशन समझते हैं कि बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं। तो जो बाइनरी एडिशन है, जैसे मान लीजिए मुझे ऐड कर, पहले कुछ फंडामेंटल चीज़ें समझ लो। जैसे मैं 0 + 1 अगर लिखता हूँ तो दैट इज इक्वल टू 1 होता है। अगर इवन मैं 1 + 0 लिखता हूँ तो दैट इज इक्वल टू 1 ही होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। 0 + 0 जो होता है वो बेसिकली होता है, ठीक है, 0, ठीक है, 0 + 0 इक्वल टू होता है 0। और 1 + 1 अगर मुझे लिखना है तो अब मैं क्या लिखूँगा, अब आप फंस गए, ठीक है। तो 1 + 1 बेसिकली होता है 2, बट ये बाइनरी में ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। बट 2 का इक्विवेलेंट क्या है, 2 का इक्विवेलेंट है 0 1 1 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 0। अब आप समझ गए होंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मुझे ऐड करना है 1 0 1 एंड 1 0 1, ठीक है। मैं इनको ऐड करूँगा, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है। तो 1 + 1 आता है हमारा 2, और 2 इक्वल टू होता है 1 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0 और ये गया 1 यहाँ पर, ठीक है। ये 1 + 0 1 और फिर 1 + 0 1, तो 1 आ गया ये। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 2, और 2 क्या होता है 1 0, तो 1 0। तो अब आप देख लो हमें क्या मिला, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है।
अब चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें अगर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, अभी BCD एनकोडिंग बताई थी, बट यहाँ मैं आपको एक और तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी, देखो जैसे हमारे पास एक नंबर है से 21। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको दिखाने के लिए यहाँ हम नीचे लिखते हैं 10, ठीक है। अब इसको बाइनरी में इसका क्या होगा 21 का, वो हम बताते हैं, ठीक है। तो जो 21 है आपको इसे क्या करना है, 2 से डिवाइड करते जाना है जब तक कि आपको लास्ट में 1 या 0 नहीं मिल जाता। तो आप डिवाइड करिए, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आया हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा, चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो 10 टाइम्स 20 होता है, तो यहाँ पर एक रिमाइंडर बच रहा है, तो हम रिमाइंडर लिखते जाएंगे, ठीक है। रिमाइंडर, और ठीक है, तो मैं रिमाइंडर लिखता हूँ, तो रिमाइंडर मुझे मिला 1, ठीक है। अब मैं करूँगा तो मुझे अब 5 टाइम्स पूरी तरह से डिवाइड हो गया 0। अब अगर मैं लिखूँगा 2 तो ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स होता है 4, तो एक रिमाइंडर बचेगा। अब मैं करूँगा 2, ठीक है। तो अब ये मुझे मिलेगा 2 टू द, तो मुझे एक बार करना पड़ेगा ना, 1 टाइम, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब हमें क्या करना है, ये जो आखिरी वाला बचता है ना, आप इसको यहाँ लिख दो। सो एक सेकंड, सॉरी एक गलती हो गई, बताता हूँ गलती क्या है। ये यहाँ पर आया 1 और यहाँ जो रिमाइंडर बचा वो बचा 0, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग समझाता हूँ आपको, फिर समझ लो। ये 21 था, हमने इसमें डिवाइड किया इसे 2 से, तो हमारे पास ये जो है, ठीक है, 10 टाइम्स जो है, अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो 20 होगा, तो एक रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अब अगर हम इसको फिर से करें तो ये 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा 0, क्योंकि 2 5 ज़ा 10, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है। इस बार में करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर एक रिमाइंडर हमारे पास बचता है, ठीक है। ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, ये कितने टाइम्स किया था, 1 टाइम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है कि अपन को जैसे अपन इतना कर लिया, तो लास्ट वाला जो अपन को मिलता है ना, ठीक है, इसको अपन को यहाँ पर इंक्लूड कर देना है, ठीक है। अब देखो अपन को ना पीछे से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1, तो ये है इसका एक्चुअली में बाइनरी। तो 21 का अगर हमें बाइनरी लिखना है तो उसके सामने अगर लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 1 0 1 0, ठीक है, 1, और यहाँ पर हम लगा देंगे 2, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि ये बाइनरी है। जैसे अगर हमें हेक्साडेसिमल लिखते हैं तो हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है, 16, है ना। तो ये इसका एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बार एक क्वेश्चन आया था, तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब एक बार एक क्वेश्चन आया था कि लॉजिकल नॉट गेट कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक लॉजिकल नॉट गेट। लॉजिकल नॉट, आपको पता होगा लॉजिकल नॉट जो है हमने आपको बताया था, ठीक है, ये वाला गेट। तो लॉजिकल नॉट गेट को इन प्रैक्टिकल, मतलब अगर हमें इसे बनाना हो हार्डवेयर की मदद से तो कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाते हैं ट्रांजिस्टर से, इट इज़ मेड बाय ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड, इन कॉमन एमिटर मोड में हम इसे बनाते हैं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ऑसिलेटर्स, ठीक है। ऑसिलेटर्स जो हैं बच्चों, ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी हमने कि एसी से डीसी में, डीसी से एसी में कन्वर्ट करना ऑसिलेटर का यूज़ होता है। ऑसिलेटर का यूज़ एक और चीज़ में होता है, ऑसिलेटर्स आर ऑल्सो यूज्ड, ठीक है, टू क्रिएट रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की रेडियो वेव्स क्रिएट करने के लिए भी हमें ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे चलेंगे बच्चों।
फैट आपने पढ़ा होगा बच्चों, फैट का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो जो फैट होता है उसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनपुट इम्पीडेंस, फैट का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो लगभग होता है 1 मेगा ओम से लेकर 100 मेगा ओम्स तक होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट है इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास। क्रिस्टल्स में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एक्चुअली में उनका जो मास होता है वो एक्चुअल मास से बिट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव मास निकालने का तरीका होता है h0² अपॉन del 2E अपॉन del k स्क्वायर। तो आप कभी भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको एनर्जी ऐसे फंक्शन ऑफ k दिया होता है, उसकी मदद से आप जो है इफेक्टिव मास निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है नर्स्ट इक्वेशन, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था एक बार। देखो जो नर्स्ट इक्वेशन है वो ये बताता है कि सेल का ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। तो इसने एक फॉर्मूला था E0 माइनस RT अपॉन NF, दैट इज RT अपॉन NF log Q। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, एक्चुअली में मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ यहाँ पर ये है, आपको ये नहीं जानना है कि F क्या है Q क्या है, एक्चुअली आपको ये समझना है कि डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना। तो EMF डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये एक्चुअली पूछा गया था कि क्या, ये एक बार पूछा गया था, बता लिख देता हूँ टेम्परेचर। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि क्या EMF टेम्परेचर पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो बस इतनी सी चीज़ पूछी गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ EMF जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक बार हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी पूछा गया था, तो मैं लिख देता हूँ एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 80% होती है और हाफ वेव की 40% होती है, बट आप चाहे तो इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 40/6। ठीक है, तो ये है, ठीक है। और यहाँ पर जो है RD वो डायोड रेजिस्टेंस है, डायोड रेजिस्टेंस, और RL जो है वो है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, दैट इज़ द लोड रेजिस्टेंस। आई होप दैट्स क्लियर टू यू क्वाइट वेल। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम सबसे पहले देखेंगे, तो मैंने अभी आपको कुछ कन्वर्जन्स बताए थे, तो हम डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने इसकी प्रोसीजर आपको बताई थी। हम इसको, ठीक है, हेक्सा डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्सा डेसिमल, और हम इसी को ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर्स में, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्टल में 8 नंबर्स होते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, और बाइनरी में 2 होते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे कन्वर्जन करते हैं बताता हूँ। तो मैं एक बार फिर से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है 1000, अब ये है हमारा डेसिमल में। अब हमें देखना है कि सिर्फ बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करिए,
1000 को 2 से डिवाइड करिए, आपको कितना मिलेगा 500। ठीक है, रिमाइंडर आप लिखते जाओ 0। ठीक है, आप इसे डिवाइड कर दो। ठीक है, फिर से 2 से 250 मिला। ठीक है, और आपको फिर से 0, आप फिर से 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो आपको मिलेगा 125, फिर से 0, अब 2 से करिए 6 एंड 4, आपको 1 मिला रिमाइंडर, आप 2 से करिए 32, 0 रिमाइंडर, 2 से करिए 16, 0 रिमाइंडर, 2 से करिए 8, 0 रिमाइंडर। सो कहीं तो गलती हुई, अच्छा गलती अपने पास यहाँ हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिला था 62 रिमाइंडर 1। फिर हमें यहाँ पर करना है, फिर हम 2 से करेंगे तो मिलेगा 31, 0 रिमाइंडर, फिर 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा 1 5, फिर बचा रिमाइंडर 1, फिर 2 से करेंगे तो बचेगा 7, 1 रिमाइंडर, फिर 2 से करेंगे तो बचेगा 3, 1 रिमाइंडर, फिर करेंगे 2 तो बचेगा जाएगा 1 टाइम 1 रिमाइंडर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लास्ट वाला जो है ये इसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, दैट हैज़ टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, और यहाँ से पीछे की तरफ लिखना है। तो कितने 1 है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, तो 5 है, 1 2 3 4 5, फिर 0 1, फिर 0 0 0। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये तो हो गया। ठीक है, तो ये तो अपन पहले भी कर चुके हैं। अब हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 1847 है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अगर हमें इसे 1847 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हमें इसे 8 से डिवाइड करना होगा। रिमाइंडर हम लिखते जाएंगे, तो रिमाइंडर बचेगा कितना 230। ठीक है, रिमाइंडर है 6। ठीक है, फिर लिख लेते हैं 8 से, 28 टाइम्स जा रहा है, रिमाइंडर है 4। ठीक है, फिर आप 8 से करेंगे, 8 सीधा 24। ठीक है, तो फिर से 4 बचा। ठीक है, तो ठीक है, अब सॉरी, ठीक है 8 सीधा 24, और रिमाइंडर जो बचेगा वो 4 बचना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कहीं गलती हो गई लगता है। वेट 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 1 सेकेंड, एक बार मैं सुधार देता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा था वो था 7, यहाँ जो रिमाइंडर है वो है 6। ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ये पीछे तरह से लिख देंगे, पीछे से लिखेंगे 3 4 6 7, और ये हमारा हो गया ऑक्टल नंबर्स में कन्वर्ट। ठीक है, ऐसे करते हैं ऑक्टल में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे कि डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक नंबर ले लो 1000 से। ठीक है, ये हमारा डेसिमल में है, अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे हेक्सा डेसिमल में। तो आप 1000 को क्या करना है, आपको 16 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप जब 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2625, और आपको रिमाइंडर मिल रहा है 0। ठीक है, फिर से 16 से डिवाइड करना है, तो ये जाएगा 39 टाइम्स। ठीक है, और आपको रिमाइंडर बचेगा 1, फिर आप फिर 16 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो ये जाएगा 2 टाइम्स 32, है ना। ओके, और आपका रिमाइंडर बचेगा 7, इससे बात नहीं। ठीक है, इस इतना ही होगा। आप यहाँ से पीछे से जोड़ना स्टार्ट करो, तो ये हो जाएगा 2710। ठीक है, तो ये आपका हो गया कन्वर्जन। तो एक चीज़ आपको पता चल गई होगी कि अगर आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना हो, ठीक है, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करो, अगर आपको डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप 8 से डिवाइड करो, अगर आपको डेसिमल को 16 में मतलब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करो। तो ये एक सिंपल सी प्रोसीजर है जो कोई भी कर सकता है, जो बहुत ईजी है। ठीक है, खैर देखो, डेसिमल से ना बाइनरी में कन्वर्जन एक तो ये वाला तरीके से कर सकते हो, और एक होती है BCD एनकोडिंग, है ना।
BCD एनकोडिंग से भी कर सकते हो, है ना। तो BCD एनकोडिंग छोटे नंबर्स के लिए काफ़ी सहूलियत वाली होती है, मतलब कर सकते हो, बट जो बड़े नंबर्स होते हैं जैसे 1000 आप इसको BCD एनकोडिंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो तो अब मैं आगे चलता हूँ। अब बच्चों हमको रिवर्स प्रोसेस जाननी है कि रिवर्स में क्या करते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है। रिवर्स मतलब अगर हमें बाइनरी को हमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी को या ऑक्टल को, ऑक्टल नंबर्स को, या हमें हेक्साडेसिमल नंबर को, ठीक है, अगर हमें इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो प्रोसेस डिफरेंट है मगर डिफ़िकल्ट नहीं है ना, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे कि 101 है, ये एक बाइनरी नंबर है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो अब देखो मैं कैसे करूँगा डेसिमल में कन्वर्ट इसे। तो मुझे क्या देखना है, मुझे सबसे पहले देखना है कि यहाँ कितने नंबर्स हैं। तो मुझे यहाँ पर 3 नंबर्स दिखते हैं। तो जो सबसे आखिरी वाला है, ठीक है, उसे आप 1 इंटू टू से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बेस क्या है, 2 है, ठीक है, मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसकी पावर 0 प्लस 0 इंटू टू की पावर 1 प्लस 1 इंटू टू की पावर 2, ठीक है, ऐसे करना है। तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी, 4 इंटू 0, 4 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो ये आपका हो गया डेसिमल में कन्वर्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, 3 4 6 7 को, ये हमारा ऑक्टल में है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 7 इंटू 10 की पावर 0, ठीक है, प्लस 6 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो मिलेगा 1847, ठीक है, और बेस लगा दो 10 क्योंकि अब ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों इतना सरल तरीका है, ठीक है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हुए काफ़ी फॉर्मूलेस एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। फॉर्मूलेस और भी हैं बच्चों, ठीक है, वो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको बता देंगे। अगर हम बहुत सारे फॉर्मूलेस आपको एक ही वीडियो बता देंगे तो आप भी परेशान हो जाओगे, तो दैट वॉन्ट बी गुड, ठीक है। फॉर्मूलेस हैं, बहुत है फॉर्मूलेस हैं, ऐसा नहीं कि फॉर्मूलेस मैं बोल दूँ बस इतना ही है, ऐसा नहीं है। या देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मूलेस, बट व्हाट यू हैव टू डू राइट नाउ, अभी आपको जो है जितना मैंने बता दिया है इतना पहले आप एक कॉपी में लिख लीजिए, इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम और बताएंगे, ठीक है, और समय समय पर हम आपको और बताते रहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिया है, ठीक है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय।